हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में रिलीज हुई वेब सीरीज क्वीन ऑफ टीयर्स के सेकंड एपिसोड। ये एक रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है। ये एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था कि यूनो हैन को डिवोर्स पेपर देने आया था, पर उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब हैन उसे बताती है कि मैं 3 महीने में मरने वाली हूँ। जो सुन के यूनो समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। हैन पूछती है तुम मुझे कुछ बताने आए थे, तो उसे सॉरी कह देता है कि आज तुमसे रूडली बात करने के लिए और आज तक हर दिन के लिए आई एम सॉरी। हैन उसकी बात सुन रही थी और अचानक से यूनो का फेस रोने जैसा हो जाता है। तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, सिर्फ 3 महीने, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा, ऐसा अचानक से कैसे हो सकता है। यूनो को ऐसा देखकर हैन पूछती है कि क्या तुम सीरियस हो। इस पर वो उसे गले लगाकर बोलता है आई लव यू हैन। ये सुनकर हैन हैरान होती है, तो उसे कहती है कि क्या तुम सच में सीरियस हो, मेरे बिना जी नहीं सकते। तो वो कहता है हाँ, नहीं जी सकता। इस पर हैन कहती है कि ठीक है फिर क्या तुम मेरे साथ मरना चाहोगे। जो सुन के वो हैरान होता है। हैन कहती है तुम्ही ने तो कहा कि तुम मेरे बिना जी नहीं सकते। इस पे यूनो कहता है कि मेरा लिटरली वैसा मतलब तो नहीं था, मुझे बस लगा कि शायद मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। जो सुन के हैन उसकी ओर घूरने लग जाती है। जो देख के थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है कि मैं बस सोच रहा था कि क्या सच में ऐसा होता भी है। हैन बताती है कि ऐसा पहले होता था। पुराने जमाने में एक प्रथा जिसमें अगर एक कपल में से कोई एक मर जाए तो उन दोनों को साथ में जला दिया जाता था। जो सुन के वो और ज्यादा डर जाता है क्योंकि हैन ज्यादा मजाक नहीं करती थी, तो पता नहीं वो ऐसा कर भी सकती है। ये सोचकर वो तो डर जाता है। तो हैन कहती है कि फिर मेरे मरने के बाद तुम आफ्टर लाइफ मेरा अच्छे से ख्याल रख सकते हो। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम मजाक अच्छा कर लेती हो, ऐसे सीरियस सिचुएशन में भी। तुम इतना सीरियस होकर भी मजाक कैसे कर लेती हो। हैन पूछती है कि क्या तुम्हें मजाक लग रहा है। तो थोड़ा नर्वस होते हुए पूछता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो। हैन कहती है कि मेरा मतलब था कि तुम ये दिखावा बंद करो। अब जाकर यूनो को थोड़ा चैन पड़ता है, तो उसे अच्छे से बिठाकर पूछता है कि पूरी बात बताओ, डॉक्टर ने तुम्हें एग्जैक्टली क्या बताया, तुम्हें हुआ क्या है। इस बहाने वो डिवोर्स पेपर को छुपा लेता है और पूछता है कि 3 महीने लग जाएंगे मरने के लिए। मेरा मतलब था कि क्या सिर्फ 3 महीने हैं तुम्हारे जीने के लिए। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं डॉक्टर का कॉल आया था। डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट आ गया है और तुम्हारी कंडीशन बहुत बुरी है, इसलिए वो अभी अभी वहाँ से हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं। हैन हॉस्पिटल जाने के लिए बाहर आती है जहाँ पे यूनो उसको लिफ्ट के सामने मिलता है, तो उसे साथ चलने के लिए कहती है, पर वो डायरेक्टली मना कर देता है। तो हैन कहती है कि अभी तक तो मैंने बताया ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है। तो चिल्ला कर कह देता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हारे साथ कहीं जाना नहीं चाहता, बोलकर वहाँ से चला जाता है। ये सुन के हैन भी हैरान रह गई थी क्योंकि ऑफिस में चिल्लाकर उसने कभी भी ऐसे बात नहीं किया था। तो हैन अकेले ही डॉक्टर से मिलने पहुंच जाती है। तो अंदर जाते हुए वो अपनी घड़ी देखती है, तभी अजीब सा फील करती है और अचानक से वो कहीं बर्फीली जगह में पहुंच जाती है। ऐसा उसे लग रहा था पर असल में ऐसा नहीं था। और फिर वो अचानक से अपने सामने डॉक्टर को देखती है क्योंकि हैन उनके कैबिन में पहुंच गई थी, पर उसे याद भी नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंची, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो वो हॉस्पिटल के एंट्रेंस पे थी। और डॉक्टर से वो पूछती है कि मैं यहाँ पे कब आई, क्योंकि मैं तो अभी भी लॉबी में थी, अचानक से यहाँ कैसे आ गई। ऐसा लग रहा है कि मैंने जैसा यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आ गई हूँ। डॉक्टर पूछते हैं कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। हैन कहती है कि मैंने आपको पिछली बार बताया तो था कि मुझे कभी कभी हेडेक होती थी और कभी कुछ कुछ चीजें मैं भूल जाती हूँ। फिर हैन याद करके कहती है कि उसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। एक दिन वो मीटिंग में थी, लेकिन अगले ही पल में वो अपने कैबिन में बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। कभी कभी तो वो उसे याद ही नहीं रहता कि 10 मिनट पहले वो क्या किया था, और कभी कभी तो पिछले 30 मिनट का भी भूल जाती थी, और कभी कभी तो वो पिछले कई घंटों के बारे में भी भूल जाती थी कि उसने पिछले 4-5 घंटे में क्या था। और ऐसा ही उसके साथ उस दिन भी हुआ था जब यूनो ने उसको 1 घंटे बाद लंच पे मिलने के लिए बुलाया था। वो अपने ऑफिस में बैठकर अचानक से उसके हाथ से लिपस्टिक गिर जाती है। जैसे ही वो उसे उठाने जाती है तभी वो भूल जाती है कि यूनो ने उसे बुलाया था, इसलिए वो ऑफिस में बैठकर अपने सारे काम करने लगती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं। बाद में जब उसकी सेक्रेटरी आती है और उसे देखकर वो पूछती है कि आप अभी तक यहाँ कैसे, आपको तो डायरेक्टर यूनो से मिलने जाना था। तो हैन जल्दी से वहाँ पहुँचती है, पर यूनो तब तक वहाँ से जा चुका था। फिर अभी प्रेजेंट में डॉक्टर हैन से कहते हैं कि अगर तुम्हें पहले कई बार ऐसा हो चुका है तो तुमने मुझे बताया
क्यों नहीं? तो हैन कहती है कि मुझे लगा था कि शायद मैं सो गई थी या शायद थकावट की वजह से मैं कुछ चीजें भूल जाती थी। मुझे कभी ऐसा बॉडी में दर्द वगैरह कुछ हुआ नहीं, इसलिए मुझे लगा ही नहीं कि कुछ हो सकता है। मुझे लगा ये नॉर्मल है। क्या मुझे सच में कुछ हुआ है? तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें बहुत ही रेयर बीमारी है, पूरी दुनिया में इसके बहुत ही कम केसेस हैं, बल्कि कोरिया की तुम पहली इंसान हो जिसे ये बीमारी हुआ है। हैन पूछती है कि क्या मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी या किसी मेडिसिन से मैं ठीक हो जाऊंगी? डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम सर्जरी नहीं करा सकती क्योंकि तुम्हारी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, बल्कि तुमको एक बहुत ही रेयर ब्रेन ट्यूमर है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो डॉक्टर जब उसके ट्यूमर के बारे में बता रहे थे तो हैन को फिर से कुछ हो जाता है और अचानक से अपने आसपास गहरा सा दिखाई पड़ता है और उसे फिर लगने लगता है कि जैसे वो किसी बर्फीली जगह पर आ गई है। इसे डॉक्टर की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी, जबकि डॉक्टर उसे बता रहे थे कि उसके जो ट्यूमर सेल्स हैं सारे नर्वस में फैल चुके हैं। अब हैन तो अपने हेलोजिनेशन में खोई हुई थी। डॉक्टर जोर से उसका नाम बुलाते हैं, तब जाकर हैन अपने हेलोजिनेशन से बाहर आती है। इससे हैन की सांसें फूल जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट होती है। तो अपने आप को शांत करके डॉक्टर से पूछती है कि मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? कोई ऑर्डिनरी पर्सन इससे बचे या ना बचे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे मेरी ट्रीटमेंट के बारे में बताइए, चाहे जितने पैसे खर्च हो जाए, पर आप मुझे इसका इलाज बताइए। डॉक्टर उसे बताते हैं कि फिलहाल तो इसका कोई इलाज नहीं है, पर मैं तुम्हारे हेडेक और मेमोरी लॉस के लिए कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ। हैन डॉक्टर से कहती है कि आपका मतलब है कि मैं मरने वाली हूँ, तो मेरे पास कितना टाइम बचा है? डॉक्टर बताते हैं कि जिस स्पीड से तुम्हारे ब्रेन ट्यूमर सेल्स पूरे ब्रेन में फैल रहे हैं, मैक्सिमम 3 महीने हैं तुम्हारे पास। ये सुनकर पहली बार हैन को डर लगा था। अब प्रेजेंट में हैन कहती है कि उन्हें कुछ नहीं पता। तो यूनो कहता है कि वो यहाँ के बेस्ट न्यूरोसर्जन है, तो जरूर उन्होंने सच ही कहा होगा। हैन कहती है कि फिर क्या मुझे अपनी बॉडी के बारे में पता नहीं होगा क्या? कभी तुमने मुझे जंक फूड खाते हुए देखा है या कोई पैकेट फूड? वो कहता है नहीं देखा। हैन कहती है तभी तो मैं कह रही हूँ ना, मैंने कभी अल्कोहल नहीं पी, स्मोकिंग नहीं करती हूँ, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ वेजिटेबल जूस एंड फ्रूट जूस में पीती हूँ, हर दिन योगा मेडिटेशन करती हूँ। मुझे भला कैसे कुछ हो सकता है, जबकि मैं बचपन से खुद को हेल्दी रखते आ रही हूँ। कई लोग होते हैं जो कि ड्रिंक्स करते हैं, स्मोक करते हैं, उन्हें तो कभी ये बीमारी नहीं हुई, फिर ये बीमारी मुझे ही क्यों हुई? तो यूनो उसे थोड़ा सा शांत कराता है, पर वो फिर भी कह जा रही थी कि माना कि मैं बीमार हूँ, पर ये डॉक्टर मुझे ठीक क्यों नहीं कर सकते? आजकल तो सब कुछ पॉसिबल होने लगा है, लोग चांद पर जा रहे हैं, कार्स अपने आप चलती है, फिर ये लोग मेरे दिमाग में से छोटा सा ट्यूमर को क्यों नहीं निकाल सकते? तो वो उसे कहता है कि क्यों ना हम कल हॉस्पिटल दोबारा चलें? हाँ, हो सकता है डॉक्टर से कोई मिस्टेक हो गई हो, तो इसलिए तुम आज अभी रेस्ट कर लो, हम दोनों चलते हैं ना कल हॉस्पिटल और डॉक्टर से अच्छे से बात कर लेंगे। हैन कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नींद आएगी इतना सब कुछ होने के बाद? वो कहता है कि पता नहीं, मुझे भी आज रात को नींद आएगी या नहीं। पर हम देखते हैं कि यूनो तो बड़े ही चैन से सो रहा था, सुबह आराम से उठा है, मूड तो आज उसका काफी अच्छा लग रहा था और सुबह से वो अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश महसूस कर रहा था। वो तो मिरर के सामने खड़े होकर गाना भी गुनगुना रहा था। फिर अचानक से उसे हैन के बारे में ख्याल आया, तो अपने आप से कहता है कि मुझे ऐसे खुश नहीं होना चाहिए, मुझे इतना अच्छा नहीं लगना चाहिए, वरना उसको भरोसा नहीं वो मुझे भी अपने साथ जला देगी। मुझे तो दुखी होना चाहिए कि 3 महीने बाद हम अलग होने वाले हैं और मुझे तो अभी डिवोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है। ये बात कहते हुए उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है कि 3 महीने बाद इस फैमिली से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। पर फिर वो अपने आप से कहता है कि मुझे ऐसे हंसना नहीं चाहिए। ये बोलकर वो अपनी खुशी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपने स्माइली फेस को सैड फेस में बदलने की कोशिश करता है। फिर वो हैन के रूम में जाता है, पर वो देखता है कि हैन तो अभी भी सो रही है और उसका एक हाथ बेड से बाहर था, जो देखकर वो घबराते हुए उसके पास जाता है और उसके बेड को मारते हुए उसे उठने के लिए कहता है, लेकिन हैन कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तो थोड़ा सा डरते हुए उसके पास जाता है और उसके हाथ को उठाता है, पर जैसे ही हाथ छोड़ता है बिल्कुल एक मरे हुए इंसान के हाथ की तरह नीचे जाता है और हैन के बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रही थी। तो और ज्यादा डर जाता है, कहीं उसे तो कुछ हो नहीं गया। तो वो हैन की सांसें चेक करता है, उसे समझ नहीं आता, तो वो बहुत ही ज्यादा घबराहट के साथ उसके हार्ट बीट सुन रहा था। इतने में हैन कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, जो सुन के उसकी ओर घूम जाता है। तो दोनों बहुत करीब होते हैं। हैन पूछती है कि क्या कर रहे थे? वो नर्वस होके उससे किस कर देता है और कहता है कि मॉर्निंग किस, गुड मॉर्निंग। हैन उठ जाती है तो वो नीचे गिर जाता है। उसे लग रहा था कि हैन उसे गुस्सा करेगी, पर वो उसे देखकर कहती है कि आज तुम्हारा चेहरा भी चमक रहा है, लगता है आज बहुत खुश हो और कल रात को बहुत अच्छी नींद आई होगी। यूनो अपने चेहरा को टच करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हैन उठ जाती है, जिसे देख के यूनो डर जाता है, पर हैन फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तो यूनो भी गिरते पड़ते अपने रूम में निकल लेता है। फिर दोनों तैयार होकर डॉक्टर से मिलने हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। जाते हुए हैन यूनो को वार्न करती है कि मेरे कंडीशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, अगर किसी को भी पता चला तो वो तुम्हारी गलती होगी।
होगी। तो उसे पूछता है कि क्या तुम इसके बारे में अपने फैमिली को भी नहीं बताओगी? हैन कहती है कि उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अभी 1 ट्रिलियन क्लब में ज्वाइन करने के लिए काफी करीब हूँ। और तुम तो जानते हो कि ग्रैंडपा ने मुझे क्वींस डिपार्टमेंटल स्टोर देते हुए कहा था कि मैं इस क्वींस ग्रुप को तुम्हारे डैड के बदले तुम्हें सौंपना चाहता हूँ अगर तुम 1 ट्रिलियन क्लब में शामिल होगी, और तभी उसे इस पूरे क्वीन ग्रुप का कंट्रोल मिलेगा। फिर वो कहता है कि तुम्हारे लिए अभी अपनी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तुम इस हालत में भी क्वींस ग्रुप के बारे में कैसे सोच सकती हो? हैन बताती है कि मेरा भाई तो मेरे खिलाफ मौका ही ढूंढ रहा है किसी तरह मुझे हराने की, और मेरी मॉम को अगर मेरे कंडीशन के बारे में पता चला तो वो मुझे अपनी फैमिली से ही निकाल देंगी, और मेरे फैमिली में इस बात पर फाइट करेंगे कि मेरे प्रॉपर्टी कौन लेगा, और ऐसा मैं कभी होने नहीं दे सकती। यानी कि सब लोग पैसे के पीछे पड़े हुए हैं इनकी फैमिली में, रिश्ते नाते तो बस नाम के हैं। ये जानकर यूनो को हैन के बारे में बहुत बुरा लगता है। फिर हैन उसे कहती है कि जैसे तुम पहले थे वैसे ही रहना, मेरे सामने ये प्यार का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो चला जाता है यंग के साथ ड्रिंक करने के लिए, जहाँ वो उसे कहता है कि मेरा और हैन का अब कुछ नहीं हो सकता, हमारे बीच में इतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो सकता है जबकि हमने 3 सालों से एक दूसरे के साथ स्ट्रेंजर की तरह रहते आए हैं। तो यंग उसे पूछता है कि क्या तुम्हें उसे प्यार नहीं था? मैंने तुम दोनों को देखा है, 3 साल पहले तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, जैसे पागलों की तरह। तुम्हें मनाने के लिए वो तुम्हारे होम टाउन हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच गई थी और अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर तुमसे वो शादी की है। हम सबको पता है कि तुम दोनों कितना प्यार करते थे एक दूसरे से, तो अब बताओ वो सब क्या था? तो वो कहता है कि वो तो सालों पहले था। तो यंग उसे एग्जाम्पल देकर उसे समझाता है कि ऐसा नहीं होता, एक बार अगर हम स्विमिंग सीखते हैं तो फिर हम 10 या 20 साल के बाद भी स्विमिंग करना भूल नहीं जाते। उसी तरह प्यार भी ऐसा ही होता है, भले तुम भूल गए हो पर तुम्हारे दिल को पता है कि तुम किससे कितना प्यार करते हो। तो वो कहता है कि स्विमिंग और प्यार दोनों अलग बात है, प्यार में कुछ स्पेशल नहीं है। हमने शादी किया क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर शादी के बाद हमारा प्यार कहाँ चला गया? इस पे यंग कहता है कि मुझे लगता है कि मेन प्रॉब्लम शादी में ही है। शादी के बाद लड़का लड़की हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ बन जाते हैं, इसीलिए लाइफ में और कोई एक्साइटमेंट नहीं बचती, तो एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं। कुछ केस में काम में बिजी होने की वजह से प्यार के लिए टाइम नहीं बचता, इसीलिए पति पत्नी के बीच में दुनिया बढ़ने लग जाती है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। फिर वो कहता है कि अगर लंबे टाइम तक अपने लव लाइफ को जिंदा रखना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि शादी ही मत करो। अगले दिन हम बॉम्जा को देखते हैं जो कि एक शादी में जाकर दूल्हा की धुलाई कर देती है क्योंकि इसने उससे चीट किया था। तो ये लोग पुलिस बुला लेते हैं मगर यूनो आकर बॉम्जा को बचा लेता है उन लोग को पैसे देकर। फिर वो बॉम्जा से बात करता है और उन्हें ये सब हरकत करना बंद करने के लिए कहता है। बॉम्जा अपने पिछले 3 फेल्ड मैरिज के बारे में बताती है जहाँ उसके हर हस्बैंड ने उस पर चीट किया था, इसलिए बॉम्जा सभी को डिवोर्स दे दिया। यूनो कहता है कि अगर आप ऐसी हरकत करती रही तो आपको फिर से जेल जाना पड़ेगा। बॉम्जा कहती है कि फिर बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो वो बताता है कि ग्रैंडपा चाहते हैं कि आप घर वापस आओ क्योंकि उन्होंने ही आपको हर बार बचाया है, इसलिए आपको घर लौटाना चाहिए। तो बॉम्जा घर चली जाती है। उसके डैड उससे बात करने आते हैं तो बॉम्जा तो उससे अभी भी नाराज थी, स्पेशली उनकी गर्लफ्रेंड की वजह से, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी मॉम की मौत की जिम्मेदार उनकी गर्लफ्रेंड ही है। उसके डैड उसे बताते हैं कि सियोली को हमारे फैमिली से कुछ नहीं चाहिए, उसने तो पहले ही बता दिया है कि उससे पैसे प्रॉपर्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस मेरे साथ रहती है। लेकिन बॉम्जा तो उनकी बात ही नहीं मानती, तो उसके डैड अपने रूम में चले जाते हैं और सियोली के साथ गो खेलने बैठते हैं। इसमें वो पहले नाटक करती है कि उसे ये गेम खेलना आता ही नहीं है और आखिर में वो ग्रैंडपा को हरा देती है और उन्हें हराने के लिए एक फेवर मांगती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो सियोली कहती है कि अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, कुछ चाहिए होगा तो बता दूंगी। अब ऐसा लगता है कि सियोली इतनी भी भोली नहीं है, इसके शायद कुछ बुरे इरादे भी हो सकते हैं। इधर हैन के मॉम डैड गार्डन में टहल रहे होते हैं, तभी मॉम को एक टूटता हुआ तारा दिखता है जो देख के बहुत खुश होती है। डैड कहते हैं कि हैन को जन्म देने से पहले ही ऐसे ही तुमने टूटा तारा का सपना देखा था, तो इससे तुम कितनी ज्यादा खुश हुई थी कि तुम्हें लगा था कि हमारी बेटी होगी। हैन का नाम आते ही मॉम के चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है और वो कहती है कि मुझे ऐसा तो कुछ याद नहीं है। डैड हैन के बारे में कुछ कह रहे थे पर मॉम बिना सुने ही जाने लगती है। तो डैड उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि इतना भी कठोर मत बनो हैन के लिए। तो वो कहते हैं कि मैंने क्या किया? डैड कहते हैं कि कब तक तुम पास्ट में जो हुआ उसको लेकर सोचते रहोगे, तुम्हें सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। मॉम कहती है कि तुमने पहले भी यही कहा था, तुम्हारे डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी इसलिए तुम चुप रहे, पर मैं नहीं भुला सकती। भले ही तुम सब लोग उसे भुला सकते हो पर आज तक ऐसा एक दिन नहीं गुजरा जब मैंने सुभान को याद न किया हो। तुम सबके लिए उसकी मौत पास्ट होगी पर मैं हर दिन उस दिन को जीती हूँ। सुभान का दर्द मैं फील कर सकती हूँ, इसलिए उसकी मौत में जिसकी गलती थी मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती, इसीलिए मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं सबको इक्वली ट्रीट करूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूर से हैन उनकी बात सुन रही थी जो सुन के वो काफी दुखी होती है। शायद सुभान
सुभान की मौत से हेन का लिंक है, इसलिए शायद मॉम से नाराज हैं। अब सुभान की मौत की क्या मिस्ट्री है ये तो हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। तो हेन काफी सैड होकर घर से बाहर चली जाती है। वहीं हम ह्यूनो को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर कुछ काम कर रहा था। टाइम देखता है काफी लेट हो चुका था पर हेन अभी तक नहीं आई थी, इसलिए उसे हेन के लिए चिंता होती है। तो याद करता है जब उसने डॉक्टर से पूछा था कि हेन के पास एग्जैक्टली कितना दिन है, तो डॉक्टर ने उसे बताया था कि हेन के बचने का चांसेस बहुत कम है, पर कोई मिराकिल भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, फिर भी वो लोग ठीक हो जाते हैं। ये सुन के ह्यूनो हैरान हुआ था, पर ये खुशी वाली हैरानी नहीं थी। तो वो डॉक्टर से पूछता है कि मिराकिल कब होते हैं, I mean, कितने साल बाद होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये तो मैं भी नहीं बता सकता, और इतना जरूर है कि मिराकिल हो भी सकते हैं, इसलिए उम्मीद मत छोड़ना, बस पॉजिटिव रहना और हेन को भी हमेशा पॉजिटिव सोचने के लिए कहना। फिर वो हेन के उस रेयर ब्रेन ट्यूमर के बारे में सर्च करता है, तो उससे अब्रॉड में कई सारे पेशेंट के बारे में पता चलता है जिनको ये बीमारी थी और वो लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं वो एक पेशेंट का इंटरव्यू पढ़ता है जिसमें ये ब्रेन ट्यूमर था। डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसके पास बस 3 साल है, पर आज 30 साल के बाद भी वो जिंदा है, यानी इसकी भी ट्रीटमेंट हो गई थी, जो पढ़कर वो हैरान होता है। ऐसे ही वो घंटों तक कई सारे केसेस को पढ़ते रहता है। एक केस में तो मिरेकल हो गया था। पेशेंट एक दिन सुबह उठा, डॉक्टर ने चेक किया तो उसका ब्रेन ट्यूमर अचानक से गायब ही हो गया था, जो देख के वो भी सरप्राइज था। तो इसी तरह वो कई सारे केसेस को सर्च करता है। रात को हेन घर लौटती है और यूनो के रूम में जाती है, जहाँ वो उसे एक टेबल पे सोता हुआ पाती है और उसकी नजर पड़ती है उसके लैपटॉप पर, जिसमें वो रेयर ब्रेन ट्यूमर के बारे में कई सारे आर्टिकल ओपन थे, जिन्हें वो भी देखकर हैरान होती है और सोचती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इसको मेरी फिक्र है। तभी यूनो की नींद खुल जाती है और उसे पूछता है कि तुम अचानक से यहाँ कैसे। तो वो कहती है कि तुम इस तरह से ऐसे क्यों सो रहे हो, जाओ बेड पर सो जाओ। वो कहता है सही है, तुम भी जाकर सो जाओ। तो वो गुड नाइट बोलकर जाने लगती है, पर कुछ कदम चलने के बाद रुक जाती है और कहती है कि सच कहूँ तो मुझे तुम पर डाउट था। मुझे लगा था कि तुम ये जानने के बाद बहुत खुश हो कि मैं मरने वाली हूँ। मुझे लगा कि शायद तुम इसलिए मेरी इतनी केयर कर रहे हो। मैंने तो ये भी शक किया था कि इससे तुम्हारा कोई और ही इरादा है, बट आई एम सॉरी तुम पे डाउट करने के लिए। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें सच में मेरी फिक्र है, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ पता कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से मिरेकल होते हैं। हेन कहती है कि डोंट वरी, चाहे जो हो जाए मैं जीऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है मैं अब तक बाहर से टफ दिखाने की एक्टिंग कर रही थी, पर मैं असल में डॉक्टर ने जब मुझे बताया मेरी बीमारी के बारे में, मैं काफी डर गई थी। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं। क्या सच में मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं? ट्रीटमेंट से मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं? क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए? पता नहीं मेरे मरने पे कोई दुखी होगा भी या नहीं, मेरी फैमिली को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। ऐसे हजारों ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं, पर सिर्फ तुम हो जो चाहते हो मैं जिंदा रहूं। वो कहता है कि मैं, हाँ सही कहा, मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो। वो कहती है कि मेरे लिए ये टाइम बहुत टफ था, पर तुमने मुझे काफी उम्मीद दी है। मैंने भी इस पे बहुत रिसर्च की है। दूसरे कई देशों में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और वहाँ के डॉक्टर इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, इवन इसके लिए दवाई भी डेवलप कर रहे हैं। मैंने कई रिसर्च सेंटर में कांटेक्ट किया है। मैं इस रिसर्च करने में उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगी। वो कहता है क्या सच में? वो कहती है क्या तुम ये सुनकर इतने खुश हो? वो कहता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो वो उसके और थोड़ा करीब आकर कहती है डोंट वरी, मैं सिर्फ तुम्हारे खातिर इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। तो वो हाँ में सर हिला देता है। तो वो बहुत खुश होकर अपने रूम में चली जाती है। फिर हम देखते हैं यूनू तो दरवाजे के पास ही बैठ जाता है और उसके एक्सप्रेशन से हमें समझ में आता है कि इसको तो बस इस फैमिली से निकलने की चिंता थी। इसके बाद हम सोचोल को देखते हैं जो अपनी वाइफ और बेटे के साथ सेल्फी खींच रहा था, पर उसकी वाइफ उसे मना कर देती है क्योंकि वो ये फोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहता था। तो यहाँ हमें पता चलता है कि इनकी शादी भी सीक्रेट है और सोचोल के पेरेंट्स नहीं चाहते कि इनकी शादी के बारे में बाहर किसी को भी पता चले, पर वो अपनी वाइफ और बेटे को दुनिया से इंट्रोड्यूस करना चाहता था। पर वो उसे कहती है कि इसमें तुम्हारे मॉम डैड नाराज हो सकते हैं और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो वो मान जाता है। फिर दाई उसे कहती है कि मेरा भाई तुम्हें एक इन्वेस्टर से मिलाना चाहता है। वो अब तक फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करता था, पर पहली बार वो कोरिया आया है और उसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो हर्षायना ग्रुप के प्रेसिडेंट को जानता है। तो तुम उसके जरिए हर्षायना ग्रुप के साथ डील करके ग्रैंडपा को खुश कर सकते हो, क्योंकि वो कोरिया के कंपनीज में ट्रिलियन में इन्वेस्ट करना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि एक पार्टी में हैन जाती है और ये पार्टी हर्षाना ग्रुप के प्रेसिडेंट ने ही रखी थी। उसको वहाँ एक कॉलेज फ्रेंड मिलती है और वो लड़की फ्रेंड कम उसकी राइवल ज्यादा थी, क्योंकि वो भी यहाँ अपने हस्बैंड के साथ हर्षाना ग्रुप के प्रेसिडेंट से ही मिलने आई थी। पर हैन को वो ताना मार के बताती है कि तुम जरूर जानती होगी कि प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट हरमन फैमिली वैल्यू में ज्यादा बिलीव करते हैं और जो कंपनी हर मामले में बेस्ट होगी वो सिर्फ उन्हीं के साथ पार्टनरशिप करेंगे। पर तुम तो यहाँ अकेले आई हो। आसपास देखो तो हर कोई अपने फैमिली या फिर अपने पार्टनर्स को साथ लेके आए हैं, पर तुम्हारा ना कोई फ्रेंड है ना ही तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ आया है, इसलिए तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। ये बोलकर वो चली जाती है। तो हैन वॉशरूम में जाकर यूनू को कॉल लगाती है और उसे जल्दी यहाँ आने के लिए कहती है, पर वो बताता है कि मैं अभी कोर्ट रूम में हूँ और अभी एक ट्रायल चल रही है। ये बोलकर वो फोन काट देता है। तो हैन थोड़ी अपसेट होकर बाहर आती है, जहाँ फिर से वही कॉलेज फ्रेंड उसे मिलती है, जो उसे फिर से ताना मारते हुए कहती है कि मैंने सुना तुम्हारा हस्बैंड शायद बिजी है, उसके पास तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं है। लोग शायद सही कहते हैं कि तुम दोनों का रिलेशनशिप सही नहीं चल रही है। मैंने तो किसी को ये भी गॉसिप करते हुए सुना था कि तुम लोग डिवोर्स लेने वाले हो। हैन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है और उसे इग्नोर करके जाने लगती है, पर ये तो उसके पीछे ही पड़ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारी लाइफ थोड़ी अच्छी होती अगर तुमने कॉलेज में उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया होता तो। हैन पूछती है तुम अचानक से उसकी बात क्यों कर रही हो? तो ये कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मिस्टर हरमन का राइट हैंड कौन है? वो हमारा कॉलेज फ्रेंड यंगसोंग है। वो भी एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। तभी हैन मिस्टर हरमन के पास यंगसोंग को देखती है, जिसे देख के वो हैरान हो जाती है। तभी उसकी फ्रेंड यंगसोंग को बुलाती है तो वो इनकी तरफ आने लगता है। हैन तो बस उसे देखते ही रह जाती है, क्योंकि कॉलेज में यंगसोंग हैन को प्रपोज किया था, मगर हैन ने तभी उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। पर आज यंगसोंग बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर बन चुका है। इवन हैन जिस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है, यंगसोंग उस हरजाना ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर हरमन को बहुत ही अच्छे तरह से जानता है। तो यंगसोंग हैन से बात करने लग जाता है। हैन कहती है कि तुम कोरिया आने वाले थे तो मुझे एक बार बताना चाहिए था। तो यंगसोंग कहता है कि तुम भूल गई, आखिरी बार तुमने मुझे क्या कहा था कि मैं तुम्हें दोबारा कांटेक्ट ना करूं। हैन कहती है कि मैंने ऐसा कहा था, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, पर पुरानी बातें भूल जाओ और अब से हम टच में रहेंगे। यंगसोंग उसे घूरने लग जाता है। तो हैन मान जाती है कि हाँ मैंने कहा था, क्योंकि तब तुम कुछ ज्यादा ही लाइन क्रॉस कर रहे थे। तो वो कहता है हाँ सही कहा, पर शायद तुम अभी मुझे कुछ कहना चाहती हो। तो हैन उसे डायरेक्टली बता देती है कि मैं और योना एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं कि कौन हरसायाना ब्रांड को अपनी कंपनी में शामिल कर सकता है। लगता है तुम्हारा मिस्टर हरमन के साथ अच्छी पहचान है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ हरसायाना ग्रुप से पार्टनरशिप करने में। तो यंगसोंग पूछता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? हैन कहती है कि मुझे पास्ट की बातें याद नहीं है, पर समझ लो हमारा अच्छा टर्म में ब्रेकअप हुआ था। तो यंगसोंग स्माइल करता है। अगले सीन में मिस्टर हरमन सारी कंपनीज के सीईओ से मिल रहे होते हैं और हैन अकेली दूर खड़ी होकर यूनू को मैसेज कर रही होती है कि उसका ट्रायल कब खत्म होगा और वो कब तक यहाँ पहुँचेगा। हैन को अकेले देखकर उसकी फ्रेंड योना उस पर हंस रही थी। तभी एक आदमी से हैन को टक्कर लग जाता है। तो हैन गिरने वाली होती है, पर तभी यूनू आकर उसे पकड़ लेता है। तो हैन उसे ऐसे अचानक से देखकर सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि तुम्हारा ट्रायल का क्या हुआ? तो बताता है कि केस जीत लिया और यहाँ जितना जल्दी हो सके भाग के आया हूँ। और तभी मिस्टर हरमन हैन के पास पहुँचते हैं। वो उन्हें अपना और यूनू का इंट्रो देती है, पर यहाँ यंगसोंग यूनू को देख के सरप्राइज होता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि हैन ने शादी की होगी। तो हैन की फ्रेंड यूनू को देख के कॉम्प्लेक्स फील करती है, क्योंकि उसका हस्बैंड इतना गुड लुकिंग नहीं था, इसलिए वो अपने हस्बैंड से गुस्सा होके निकल लेती है। फिर यूनू के पास यंगसोंग आता है, जो उसे कहता है कि हैन जैसे पहले थी, मुझे लगा नहीं था कि वो शादी करेगी, इसलिए मैं तुम्हें देखकर हैरान हूँ। तो वो कहता है कि सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। यंगसोंग बताता है कि कॉलेज के दिनों में मेरा और हैन का अच्छा रिश्ता था। जो सुन के वो हंसते हुए कहता है कि हैन जिस टाइप की है, मुझे लगा नहीं था कि उसके पहले किसी से भी अच्छे रिलेशन रहे होंगे, इसलिए मैं भी आपकी बात सुनकर हैरान हूँ। तो यंगसोंग कहता है कि सच कहूँ तो मैं कॉलेज के दिनों में हैन को बहुत पसंद करता था। जो सुन के वो नॉर्मल रिएक्ट करते हुए कहता है वो ऐसा था क्या? यंगसोंग कहता है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका दो ही मतलब है, या तो तुम हैन से बहुत ज्यादा भरोसा करते हो या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है तुम्हारे लिए दूसरा ऑप्शन होगा। तो वो बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। तो यंगसोंग कहता है कि अरे बस मैं मजाक कर रहा था। ये बोल के वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही वो कहता है कमीना कहीं का, इसे पता कैसे चला कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? पर उसको तो यंगसोंग की बात सोचकर काफी गुस्सा आ रहा था। तो वो कहता है कि अगर तुझे इतनी ज्यादा पसंद थी तो तूने उससे शादी क्यों नहीं कर लिया? कम से कम मेरी लाइफ तो बर्बाद होने से बच जाती। ये बोल के वो वॉशरूम से बाहर आता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है हैन और यंगसोंग पर। दोनों तो मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन दोनों को ऐसा देखकर उससे तो जलन सी होने लगती है। इवन उन दोनों को इतने करीब देखकर उसको गुस्सा भी आता है। तभी हैना का
हस्बैंड से टकराता है और वो उससे योंगसंग के बारे में पूछता है, जो उसे बताता है कि वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस टाइकून है और इसके पीछे पार्टी के सभी लोग पड़े हुए हैं। तो यूनू जेलसी भरी नजर से उन्हें देखता है। अगले दिन घर पे ग्रेस हैन की मॉम को मस्का मारने लगती है और उसे योंगसन के बारे में बताती है। तो दाए भी उन्हें योंगसन के बारे में बताती है कि अगर योंगसन ने सुचोल के साथ पार्टनरशिप कर ली तो ग्रैंडपा उससे बहुत खुश हो जाएंगे। ग्रेस सोना को सॉरी कहती है कि मैंने हैन के लिए योंगसन जैसा किसी को नहीं ढूंढ सकी। तभी वहाँ पर हैन पहुँच जाती है और उसे कहती है कि सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि थैंक यू आपको, आपने मेरे लिए किसी को नहीं ढूंढा, तभी तो मुझे यूनो जैसा परफेक्ट हस्बैंड मिला। तो मॉम हैन से योंगसन को अपनी फैमिली हंटिंग में बुलाने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें पता था कि योंगसन उसका कॉलेज फ्रेंड है। हैन कहती है कि मेरे बुलाने पर वो आ तो जाएगा, पर मैं भला उसे बुलाऊं क्यों? तो मॉम कहती है कि मैं तुम पर किया हुआ केस विथड्रॉ कर लूंगी। इस पर हैन मान जाती है और अगले दिन पूरे हंग फैमिली हेलीकॉप्टर से हंटिंग करने के लिए एक माउंटेन पर जाते हैं, जहाँ उनके साथ योंगसन भी आया था। हैन, योंगसन और यूनू तीनों एक ही हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। जहाँ हैन तो कब से योंगसन से ही बात कर रही थी, तो यूनू को अच्छा नहीं लगता। ये पहाड़ी इलाका भी हंग फैमिली की ही थी, जहाँ पूरे फैमिली हर साल शिकार करने के लिए आती है और इनके फैमिली के बीच में एक कंपटीशन होती है और लैंडिंग के बाद सभी लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ जाने लगते हैं। पर यूनू पीछे अकेला जा रहा था, क्योंकि हैन तो योंगसन के साथ जा रही थी, तो उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। सभी को जंगल का नक्शा दे दिया जाता है और शिकार के लिए गन भी दे दी जाती है। सभी को टीम में डिवाइड करने के बाद ग्रैंडपा उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो भी सबसे ज्यादा शिकार करेगा वो जीतेगा, पर इन्हें जंगली सुअर से संभाल कर रहने के लिए भी कहते हैं। वहाँ पे जंगली सुअरों का एक अलग सा एरिया था, फिर भी सभी को सावधान रहने के लिए कहते हैं। सब लोग अपने अपने नक्शे के हिसाब से अपने टेरिटरी में चले जाते हैं। यूनो और हैन एक टीम में होते हैं। हैन उसे कहती है कि इस बार तो एक शिकार कर लो, पिछले 2 सालों में तुमने एक भी शिकार नहीं पकड़ा। तो वो कहता है कि ये शिकार करना जरूरी है क्या? ग्रैंडपा को क्या शौक है हमें शिकार पे लाने का? हैन कहती है कि इससे वो हम सबका टेस्ट लेते हैं, कौन ज्यादा दिमाग लगाकर ज्यादा शिकार पकड़ेगा, इस तरह से उसकी काबिलियत पता चलेगी। मुझे इस बार भी सबसे ज्यादा शिकार पकड़ना है, इसीलिए काम पे लग जाओ। यानी अब तक हर साल हैन ही सबसे ज्यादा शिकार की है, इसलिए ग्रैंडपा उसे सबसे ज्यादा मानते हैं। इधर हम देखते हैं कि बटलर ग्रेस किसी को कॉल करती है, इसे वो नक्शे में एक जगह के बारे में बताती है, तो वो कहता है कि सब रेडी है। इसके बाद ही हम देखते हैं कि जंगली सुअरों का इलाका जो बंद था एक साइड से टूटी हुई थी और हैन उसी इलाके के पास हंटिंग करने जा रही थी। शिकार के चक्कर में यूनू और हैन अलग हो जाते हैं, तो यूनू उसे ढूंढने के लिए उसे आवाज लगाता है और उसे कॉल भी करता है, पर हैन का कॉल लग ही नहीं रहा था क्योंकि जंगल में नेटवर्क नहीं था। तभी उसको कुछ आवाज आती है, तो अपनी गन रेडी कर लेता है और सामने से योंगसन बाहर आता है। तो उसे कहता है कि जरा सा के लिए तुम बच गए, और वैसे तुम्हारा इलाका तो ये नहीं है, तुम्हें अपने टेरिटरी के अंदर शिकार करना चाहिए, वरना कभी भी अनहोनी हो सकता है। तो योंगसन शिकार देखता है तो उस पे गोली चला देता है, तो यूनू हवा में फायर करके उस डियर को भगा देता है और उसे कहता है कि दूसरे के इलाके में हंटिंग करना नहीं चाहिए। इधर हम हैन को देखते हैं, इसे एक शिकार मिल गया था, तो उस पर गोली चलाने जाती है, लेकिन वो उस पर फोकस नहीं कर पाती और इसका सर भी दुखने लगता है और तभी उसे हेलोजिनेशन होने लगता है। फिर से उसे अपने चारों ओर कोहरा दिखाई देता है, इससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो डरते हुए आगे जाने लगती है और अपने आप को हेलोजिनेशन से बाहर आने के लिए कहती है, पर उसका दिमाग से ये सब जा ही नहीं रहा था। अचानक से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और एक अजीब सी चीज बहुत तेजी से उसकी ओर आ रही थी। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक मेमोरी फ्लैश होता है, जिसमें कोई तो पानी के अंदर डूब रहा था, तो एक हाथ उसे पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था। इसके अगले ही पल कोई स्कूल के सामने एक लड़की खड़ी होती है और अचानक से एक आवाज उसकी ओर बहुत तेजी से आने लगती है। तभी वो इन ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाती है और उसे अपने और बहुत तेजी से जंगली सुअर आता हुआ दिखता है, लेकिन कुछ होने से पहले ही यूनू उसके सामने आ जाता है और उस जंगली सुअर को गोली मार देता है। हैन तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, पर यूनू को अपने सामने देखकर उसे चैन आता है। फिर हम 3 साल पहले देखते हैं, जब यूनू को हैन की असली आइडेंटिटी पता चली थी, तब वो जॉब से रिजाइन करके घर वापस चला गया था, लेकिन वो हैन को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। उसकी फैमिली वाले तो हैन के बारे में जानकर एकदम शॉक थे। डैड कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि हमारी डॉटर इन लॉ अमीर फैमिली से होगी। तो वो कहता है कि मैंने भी नहीं सोचा था, जिस भोली इंटर्न से मैंने प्यार किया था वो इतनी पावरफुल फैमिली से होगी। मैं यहाँ चला तो आया हूँ, पर हर वक्त मुझे उसी का ख्याल आता है। मुझे उसकी फिक्र होती है कि वो अभी कैसी होगी, क्या कर रही होगी। मुझे डर है कि कहीं वो फिर से चीजों को लात ना मार रही हो, या कहीं फिर से उसे कोई सुपीरियर डांट तो नहीं रहा होगा, क्योंकि ऑफिस में किसी को भी उसके असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है। मैं जब भी कोई टेस्टी खाना
खाना खाता हूँ तो उसी की याद आती है, उसी की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ। तभी मॉम आकर कहती है कि फिर तू उससे शादी कर ले, अगर तू सच में इससे इतना प्यार करता है तो शादी कर ले, हमारी परमिशन है। तो वो थोड़ा शर्माते हुए कहता है कि ठीक है, मैं शादी कर लूंगा और हमेशा उससे प्रोटेक्ट करूंगा। ये बोलकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या योंगसन और हैन को साथ देख के यूनू जेलस फील करेगा? क्या इससे इनका रिलेशन ठीक होगा? जानेंगे आगे की कहानी में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।